हिस्ट्री अफेयर्स। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से संबंधित होंगे। ये बाइलिंगुअल में देखने को मिलेंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। What is the process that occurs in the organism in which energy is related by decomposition or oxidation of food? Digestion, respiration, circulation या excretion? तो यहाँ पर सही जवाब है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? What does have in complex organism to carry out the entire process of respiration? पाचन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम? तो यहाँ पर सही जवाब है रिस्पायरेटरी सिस्टम। Which of the following is are the part of respiration? इनमें से कौन सा एक श्वसन का भाग है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, गैसों का परिवहन या इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन या ऑल ऑफ दिस? ये सारे ही रिस्पायरेटरी का भाग हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन सारे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एरोबिक्स रिस्पायरेशन यानी कौन सा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन वायवीय श्वसन या अनएरोबिक रिस्पायरेशन अवायवीय श्वसन, ऑक्सी रिस्पायरेशन या फिर ए और सी यानी बोथ ए एंड सी? तो सही जवाब है ए वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? Which of the type of respiration that occurs in the absence of oxygen? एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन अवायवीय श्वसन या ऑक्सी रिस्पायरेशन ऑक्सी श्वसन या ऑल ऑफ दिस? तो इनमें से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? तो सही जवाब है बी यानी अवायवीय एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये कैसे सांस या किसके द्वारा सांस लेते हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये कैसे रिस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन करते हैं? लंग्स के थ्रू या गिल के थ्रू या मोइस्ट कटकिल के थ्रू या ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू? तो सही जवाब है ए यानी एम्फीबियंस, उभयचर, रेप्टाइल्स और बर्ड्स मैमल्स ये जो हैं लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस? इनमें से कौन सा एक श्वसन सतह का गुण नहीं है? यह पतला होना चाहिए, इसके क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए या इसकी सतह नम होनी चाहिए या फिर इसकी सतह सूखी होनी चाहिए? तो सही जवाब है डी, इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन्स बीइंग? पल्मोनरी रिस्पायरेशन या क्यूटेनियस रिस्पायरेशन या ब्रैंकियल रिस्पायरेशन या ट्रेकियल रिस्पायरेशन? तो कौन सा इनमें से मनुष्य के द्वारा श्वसन संपन्न होता है? तो फुफ्फुस
यानी पल्मोनरी रिस्पायरेशन के द्वारा मनुष्य में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें फुफ्फुसीय और कुटेनियस दोनों प्रकार का एक रिस्पायरेशन होता है? इन बीच ऑफ द फॉलोइंग बाथ पल्मोनरी एंड कुटेनियस ब्रीदिंग आर पॉसिबल? अर्थवर्म यानी केचुए में, ह्यूमन बींग्स में, या फ्रॉग मेढक में, या फिर फिश मछली में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रॉग में कुटेनियस और फुफ्फुसीय दोनों प्रकार का रिस्पायरेशन होता है। देखिए, जब जो मेढक यानी फ्रॉग होता है तो यह जल में भी रहता है और स्थल पर भी, लेकिन जब यह फ्रॉग जो है लैंड पर रहता है, मिट्टी पर, तो यह लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, और जब जल में चला जाता है तो यह कुटेनियस से यानी त्वचा से अपने रिस्पायरेशन करता है। तो मेढक इस सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग है? लंग्स, श्वास नली, ट्रेकिया या लैरिंक्स, या ऑल ऑफ दिस? तो इनमें श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है ह्यूमन बींग्स में? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सारे सही हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में लंग्स हैं, ट्रेकिया भी होती, देखिए ये लंग्स हैं, और ये जो है ये इसको ट्रेकिया कहते हैं। फायरेंक्स जो है ये गले के पास होती है यानी स्वरयंत्र। ये सभी मनुष्य में श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन बॉडी? लंग, फेफड़े, देखिए मनुष्य में 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। आई, ये भी पेयर में पाए जाते हैं। नेजल चैम्बर, नसा यानी नासा द्वार, ये भी 2 हैं। लीवर, क्या मनुष्य में लीवर पेयर में पाए जाते हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मनुष्य में लीवर पेयर में नहीं होते हैं, ओनली 1 लंग्स लीवर होते हैं, इसलिए सही जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में 2 नसिका बेस्म या कक्ष पाए जाते हैं, जिसे कौन अलग करता है? देयर आर 2 नेजल चैम्बर्स आर फाउंड इन ह्यूमंस विच आर सेपरेटेड बाई? किसके द्वारा अलग होते हैं? नेजल सेप्टम के द्वारा, या फिर एबी सेप्टम के द्वारा, या फिर नेजल वाल्व के द्वारा, या फिर रेनल सेप्टम के द्वारा? तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, नेजल सेप्टम के थ्रू जो मनुष्यों में नसिका बेस में कक्ष होते हैं, नेजल सेप्टम के द्वारा 2 पार्ट में 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से एक नसिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 6? तो सही जवाब इसका ऑप्शन 3 सी। मनुष्य में नसिका चैम्बर के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू एक्सटर्नल नैरेस? नसिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नसिका छिद्र में खुलता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वेस्टिबुलर चैम्बर यानी प्रकोष्ठ या प्रगाढ़ कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? यह हवा को छानता है, इसमें रोम युक्त त्वचा होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यह हवा के तापमान को बदलता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी ये सही नहीं है। देखिए, प्रकोष्ठ क्षेत्र यानी नसिका कक्ष प्रकोष्ठ क्षेत्र में ये जब हवा जाती है तो हवा या छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल, तो इन रोमों के थ्रू जो धूल कण होते हैं ये यहीं पर चिपका लिए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी जरा सा अगर धूल कण पहुंच जाता है तो छींक आ जाती है, जिसके थ्रू जितने धूल कण अंदर इंटर करते हैं वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये हवा के तापमान को नहीं बदलता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका कक्ष यानी नेजल चैम्बर एक्ट्स एज कंडीशनर। नसिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है? वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर या ओल्फैक्टरी चैम्बर?
या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है यह नसिका कक्ष यानी नेजल चैम्बर में एयर कंडीशनर की तरीके से काम करता है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? Which of the following are known to detected fragrance in humans? Respiratory region, olfactory region या वेस्टिबुलर रीजन या ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त तीनों कथन सही। कौन सा इनमें से सही जवाब है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, घ्राण क्षेत्र ओलिफैक्टरी रीजन। देखिए जो यह घ्राण क्षेत्र ओलिफैक्टरी रीजन होता है, इसमें ओलिफैक्टरी सेल्स होती हैं जो ये सेंसिटिव होती है, यानी सुगंध और दुर्गंध के लिए सेंसिटिव होती हैं, जिससे व्यक्ति सुगंध महसूस कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका बेस में कच्छ की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरीके की होती है, जिसे क्या कहते हैं? द वॉल ऑफ नेजल चैम्बर इज लाइक जिगजैग एंड कर्व प्लेट्स आर कॉल्ड। नसिका बेस में कच्छ की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार प्लेट की तरीके की होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं, ग्लोटिक्स कहते हैं, यूबुला कहते हैं या कॉन्ची कहते हैं। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉन्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका कक्ष सबसे पहले कहाँ खुलते हैं जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है? ध्वनि पेटिका वॉइस बॉक्स में, ट्रैकिया में या फिर फायरेंक्स में या एसोफेगस में? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रसनी में, यानी नसिका कक्ष पहले ही फायरेंक्स में खुलते हैं और यहीं पर वायु और आहार का विशिष्ट मार्ग होता है। देखिए जो फायरेंक्स होता है, तो फायरेंक्स के थ्रू यहाँ पर फायरेंक्स में वाल्व होते हैं। जब व्यक्ति भोजन निगलता है तो उस ड्यूरेशन में फायरेंक्स के वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे हमारी श्वास नली में क्या है कि भोजन नहीं पहुंचता है। ये आहार नाल यानी एसोफेगस में भोजन चला जाता है। जब यहाँ भोजन नहीं निकल रहे होते हैं तो इस ड्यूरेशन में हमारे फायरेंक्स के वाल्व खुलते हैं और हम श्वास लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में खुलता है। फायरेंक्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंक्स वॉइस बॉक्स यानी और या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी फायरेंक्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रू, लैरिंक्स के द्वारा, वॉइस बॉक्स के द्वारा और वॉइस बॉक्स ये सभी के द्वारा श्वास नली में खुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन करता है? बीच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस साउंड। फायरेंक्स, लैरिंक्स या एपिग्लोटिस या यूबुला? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लैरिंक्स जो होता है यहीं से ध्वनि रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरयंत्र के प्रवेश के द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस प्रेजेंट एट द एंट्रेंस ऑफ लैरिंक्स? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास हमारे श्वास नली की लंबाई होती है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? Which part of respiratory system connects the pharynx to the trachea? Larynx, esophagus, nasal chamber या फूड पाइप? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, लैरिंक्स जो है यह श्वसन तंत्र का ऐसा भाग है जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। देखिए ट्रैकिया जो है ये लंग्स है, लंग्स की ये जो है इसी को ट्रैकिया कहते हैं और ट्रैकिया से ऊपर यहाँ पर ये गले में लैरिंक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किससे संबंधित है? आई से, ईयर से, ब्रेन से या फिर नेक से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गर्दन से। एडम्स एप्पल नेक से संबंधित है।
What is the main function of incomplete cartilage ring present in the trachea? श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का कार्य क्या है? श्वास नली को यह पिचकने से रोकते हैं, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम पिंचिंग, या भोजन को निकलने में मदद करते हैं, हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, या वायु को गर्म करता है, या फिर वायु को ठंडा करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यह श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 16 से 20 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब that goes first into the thoracic cavity and then divides in left and right two, यानी यह किस में डिवाइड होती है? श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और फिर बाएं यानी दो भागों में विभाजित होती है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए ट्रैकिया है, ये दोनों लंग्स हैं। तो ये ट्रैकिया आगे लंग्स से छोटी छोटी पतली केशिकाओं के रूप में जाकर के दोनों लंग्स में डिवाइड होती हैं। इनको ब्रोंची कहते हैं। ये ब्रोंची आगे चल के और गुब्बारे जैसी ढेर सारी संरचनाओं में लंग्स में डिवाइड होती हैं। इनको ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। यानी तो यहाँ पर सही जो जवाब है ऑप्शन ए, प्राइमरी ब्रोंची में यह जाकर के डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ों में लगभग उपस्थित होते हैं क्या? थोरैसिक कैविटी, या एब्डोमिनल कैविटी, या पेल्विक कैविटी, या बकल कैविटी। यानी मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? वक्ष गुहा, उदर गुहा, श्रोणि गुहा, या मुख गुहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the part of the lungs from where the bronchi enter? लंग्स का कौन सा पार्ट है जहाँ से श्वसनी यानी कि ब्रोंची ये प्रवेश करती है? उसको किस नाम से जानते हैं? हाइलम के नाम से, या जाइलम के नाम से, या फाइलम के नाम से, या पैराइटल प्लूरा के नाम से? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए ये ट्रैकिया है, यानी श्वास नली आती है नसिका के थ्रू, फिर आगे इसी ट्रैकिया से ये दो लंग्स हैं। इन लंग्स में पतली संरचनाएं जो जाती हैं इनको ब्रोंची कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फेफड़े के उस हिस्सों को क्या कहते हैं जहां से श्वसनी प्रवेश करती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सैक्स आर एल्वोली आर रिलेटेड टू, यानी वायुकोश या एल्वोलाई किससे संबंधित है? आई से, लीवर से, हार्ट से, या लंग्स से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लंग्स। देखिए एल्वोलाई क्या है? ये ट्रैकिया है, ये नाक है, नाक से वायु इंटर की, ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया में यहाँ दो लंग्स हैं, दायां लंग्स और बायां लंग्स। इसी लंग्स में ये केशिकाएं जैसी पतली रचनाएं दोनों लंग्स में इंटर करती हैं, इनको ब्रोंची कहते हैं। ये ब्रोंची आगे चलकर गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाओं में बढ़ती हैं, इन्हें एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं के थ्रू, एल्वोलाई के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में सप्लाई की जाती है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी जाती है, ब्लड से ले ली जाती है। इन्हें एल्वोलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुकोष्ठ वाहिनियां किस में खुलती हैं? इन बीच एल्वोलर डक्ट्स ओपन, एयर सैक्स वायुकोश में, किडनी में, लीवर में, या फिर हार्ट में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितने वायुकोश होते हैं? हाउ मैनी एल्वोली आर देयर इन ईच लंग्स ऑफ ह्यूमंस? लगभग 100 करोड़ के आसपास, या लगभग 200 करोड़ के आसपास, या लगभग 600 करोड़, या 300 करोड़? तो कितनी ये जो लंग्स में गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं
ये लंग्स है। तो इसमें अल्वेओली की संख्या कितनी होती है एक लंग्स में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच लंग्स ऑफ ह्यूमन इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक जो लंग्स होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो लंग्स होते हैं ये लंग्स दोहरी सतह वाली एक मेम्ब्रेन से ये घिरी होती हैं। तो ये जो लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। यानी लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मूथ फ्लूइड लाइक म्यूकस फिल्ड इन द प्लूरल कैविटी? देखिए, प्लूरल गुहा में यानी लंग्स में भरे म्यूकस जैसा एक चिकने द्रव को किस नाम से जानते हैं? देखिए, लंग्स होते हैं, लंग्स में तरल गाढ़ा चिकना एक पदार्थ होता है नाक जैसा, इसे किस नाम से जाना जाता है? बैस्किरल प्लूरा यानी बेसिरल प्लूरा, या पेराइटल प्लूरा, या प्लूरल तरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लूरल तरल, यानी प्लूरल झिल्ली नेशन ही के नाम से ही इसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। या जो नाक जो नहीं होती है, ये लंग्स को इन्फेक्शन वगैरह जो धूल कर पहुंच जाते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में, ये ना पहुंचने पाए, इसीलिए यह तरल होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। जो भी अशुद्धियाँ रिस्पायरेशन यानी सांस के थ्रू हमारे सांस नली में प्रवेश करती है, उसको अपने में चिपका लेती है, उन्हें छींक के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टेड, कौन सा इनमें से एक इनकरेक्ट है? दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा में 3 पालियां होते हैं जबकि बाएं में 2 होती हैं, दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है। तो इनमें से एक कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये गलत है। यहाँ पर दायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि छोटा जो बायां फेफड़ा है वो हल्का छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सही, दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा में 3 पालियां होते हैं जबकि बाएं में 2 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय गुहा का निचला फर्श एक पतले पथ द्वारा बंद रहता है, इसे किस नाम से जानते हैं? द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी विच इज क्लोज थ्रू अ थिन स्क्रीन शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे रिब के नाम से जानते हैं, या फिर डायफ्राम के नाम से जानते हैं, या फिर एब्डोमिनल लाइन के नाम से जानते हैं, या फिर थोरिक लाइन के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डायफ्राम के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी आर सेपरेटेड बाय, वछिया गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? रिब्स अलग करती हैं, या फिर इन्हें डायफ्राम अलग करते हैं, या लीवर अलग करता है, या लंग्स अलग करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वछिया गुहा और उदर गुहा को डायफ्राम के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं, 24 होती हैं, 48 होती हैं, या फिर 36 होती हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 24। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, अंतःश्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है? पसलियां संकुचित होकर ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती हैं, द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अप
एंड आउटवर्ड। डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। द डायफ्राम बिकम्स फैटेंड एंड द वॉल्यूम एंड थोरिक कैविटी इंक्रीज। फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज या ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो सही ऑप्शन है डी, यानी सही सारे जवाब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन। उच्च श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। पसलियाँ शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर मूवमेंट करती हैं। डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है। या फिर फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें कौन सा सही है? तो सही इसमें सारे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं? मसल्स फाउंड इन बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड। अंतरा पार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी, इंटरकॉस्टल मसल्स। या फिर अंतरा पार्श्विक पेशी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। या ऑप्शन सी बाह्य अंतरा पार्श्विक पेशी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। या इन उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी इनहेल द रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। जब हम अंतः श्वसन करते हैं यानी सांस को जब हम बाहर से अंदर लेते हैं तब डायफ्राम का रेडियल पेशी में क्या होता है? ये रेडियल पेशी सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। ऑप्शन बी रिलैक्स या फैलती है। एक समान बनी रहती है, रिमेंस द सेम। या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम अंतः श्वसन करते हैं यानी नाक के थ्रू एयर को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारी जो डायफ्राम की रेडियल पेशी होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है जिसके द्वारा एयर लंग्स में आ जाती है बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सांस लेना, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी फुफ्फुसों और रक्त के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। या ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण किस प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है? एल्वेओली में, एल्वियोलर नलिका में, या फिर प्राथमिक ब्रोंकियाई में, या ब्रोंक्यूल्स में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एल्वेओली में। देखिए जब हमारे बॉडी का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम सांस के थ्रू नाक के द्वारा हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है ट्रेकिया के द्वारा ये एयर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में यहाँ ब्रोंची होती हैं यानी ट्रेकिया से ये पतली नली जैसी संरचनाएं ब्रोंची में कन्वर्ट होती हैं। यही ब्रोंची जो होते हैं एल्वेओली में जाकर के आगे कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहीं पर आकर के जो मसल्स होती हैं, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वो ब्लड लंग्स में आ जाता है यानी लंग्स के एल्वेओली में आ जाती है वो गैस और यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ दी जाती है। यानी इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ए एल्वेओली में गैसों
का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है जिसके द्वारा हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस एक्सचेंज इन आवर बॉडी टेक प्लेस। शरीर में गैसों का विनिमय उनके अंतर के कारण होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है तथा ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ दी जाती है। ये कैसे एक्सचेंज होती हैं, किसके कारण? टेम्परेचर के कारण, या फिर प्रेशर के कारण, या फिर डेंसिटी के कारण, या फिर एसिडिटी यानी अम्लता के कारण। तो किसके कारण गैस बदल ली जाती है यानी एक्सचेंज हो जाती हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रेशर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज कॉल्ड एज। हमारे शरीर में ब्लड और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सेलुलर यानी कोशिकीय श्वसन। जब हम गैस हमारी बॉडी में यानी लंग्स के द्वारा शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसे सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होती है, वाटर होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सारे प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और वाटर सारे ब्लड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हीमोग्लोबिन का घटक है? ग्लोबिन प्रोटीन, हिमाटिन प्रोटीन, ए या और बी दोनों, या नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ग्लोबिन प्रोटीन और हिमाटिन या हिम प्रोटीन ये दोनों हीमोग्लोबिन के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी टेक प्लेस बाई। ये रुधिर का प्लाज्मा करता है, या फिर हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड करता है, या ल्यूकोसाइट ऑफ ब्लड करते हैं, या प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी संपूर्ण बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है यानी फैला दी जाती है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में जब संयोग या रिएक्शन होता है तो ऐसे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है, या स्थायी परिवर्तन है, या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए जो यह भौतिक परिवर्तन है तो ऐसे में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो यह दोबारा उसी फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रख सकता है? हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड बाय वन हीमोग्लोबिन? 1, 2, 3 या 4? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एक हीमोग्लोबिन अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितने % ऑक्सीजन का परिवहन होता है? 1 से 3%, 5 से 7%, या 9 से 12%, या 97 से 99%? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में, या सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में, या कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, या सभी?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वह कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी होता है, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी होता है, और कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है? टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्म इन WBC में, RBC में, प्लाज्मा में, या बी और सी दोनों में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह WBC और RBC ये दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC में बाइकार्बोनेट के रूप में, देखिए RBC में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है? Which enzymes is helpful for the production of bicarbonate in RBC? कार्बोनिक KH, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, न्यूक्लियस या प्रोटीएज? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को कौन सक्रिय करता है? सोडियम, कैल्शियम, जिंक या कोबाल्ट? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, या फिर ऑल ऑफ दी सभी के रूप में? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और इसके मात्रा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ए ऑप्शन, कार्बोनिक अम्ल के रूप में लगभग 7%, बी ऑप्शन, बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70%, सी ऑप्शन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23%, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य हैं। कौन सा सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सारे कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन अवर बॉडी? बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, या हीमोग्लोबिन है, या फिर क्लोरोफिल? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जहरीली गैस है? बीच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉइजनस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। देखिए यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस है, यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बनिक एसिड? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब ये मिलते हैं तो ऐसे में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ये क्या है, कैसा परिवर्तन है? एक स्थायी परिवर्तन है, या फिर अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है? कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यह एक स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने की दर है
यानी मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 6 से 8 बार प्रति मिनट सांस लेता है। बी ऑप्शन 10 से 12 प्रति मिनट, सी ऑप्शन 12 से 15 बार प्रति मिनट, डी ऑप्शन 20 से 25 बार प्रति मिनट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार ये सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु हमारे फेफड़े में जाती है? 500 ml, 350 ml या 150 ml या 1500 ml? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रुधिर और ऊतक या कोशिकाओं के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड? क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन या गैसों का परिवहन या फिर भोजन का अवशोषण? तो सही जवाब है ऑप्शन बी आंतरिक श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है? Which of the following is also known as a cellular respiration? बाह्य श्वसन को, आंतरिक श्वसन को, गैसों का परिवहन को या इनमें से सभी को? तो किसको कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिकीय श्वसन है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या बाह्य श्वसन या फिर ए और बी दोनों? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों ही कोशिकीय श्वसन है, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन? क्रेब्स साइकिल होता है या ग्लाइकोलिसिस या लैक्टिक अम्ल का बनना या एथनॉल का बनना? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का क्या अर्थ होता है? ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना, ग्लूकोज का बनना और पायरुविक अम्ल का बनना, सी ऑप्शन वसा का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना, डी ऑप्शन एमिनो अम्ल का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना। तो इनमें से ग्लाइकोलिसिस का क्या अर्थ होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट जाता है और पायरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ग्लाइकोलिसिस? एमेंडन ने, मेयरहाफ के द्वारा या पार्सन के द्वारा या सभी के द्वारा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एवेंडन, मेयरहाफ, पार्सन इनके द्वारा, सभी लोगों का इसमें सहयोग के द्वारा ही ग्लाइकोलिसिस के खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की घटना कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकीय द्रव में, केंद्रक में या राइबोसोम में? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिकीय द्रव में, यानी कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की जो घटना होती है, फिनोमिना होता है, तो वह कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की घटना क्या कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया है? एक वायवीय है या अवायवीय है या फिर प्रकाशिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह एनाबोरिक अवायवीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following events occur in both aerobic respiration and anaerobic respiration? कौन सी घटना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में घटित होती है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज अणु में कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं? हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर देयर इन अ
ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 2, 4, 5 या 6? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। एक ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जीवों में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? इन व्हाट फॉर्म आर द एनर्जी जनरेटेड इन ऑर्गेनिज्म स्टोर? ईटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में या एसटीपी के रूप में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो जीवों में ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? एडीपी को, एटीपी को, एनडीएस को या एनएडीएस को? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी, ऊर्जा सिक्के के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? 2 पारुविक अम्ल के अणु, 2 NADH, 2 जल के अणु या आला 20? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के जो अंतिम प्रोडक्ट बनते हैं तो 2 पारुविक अम्ल के अणु होते हैं और 2 NADH के अणु और 2 जल के अणु, यानी ये तीनों ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन या ग्लाइकोलिसिस की पूर्ण प्रक्रिया में कुल कितनी एनर्जी का उत्पादन होता है? 6 ATP, 2 ATP या 38 ATP या 36 ATP? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 ATP का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम टोटल स्टोर एनर्जी इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एनारोबिक रिस्पायरेशन? अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज अणु में संचित कुल ऊर्जा का कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? लगभग 1%, लगभग 4% या लगभग 7% या 56%? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 7% के आसपास ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, खमीर या जीवाणुओं के अंदर ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ग्लाइकोलिसिस के दौरान उत्पन्न पारुविक अम्ल ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में या एनर्जी में या आलाप दीज यानी सभी में परिवर्तित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ग्लाइकोलिसिस के दौरान खमीर या जीवाणुओं के अंदर पारुविक अम्ल जो कन्वर्ट होता है तो वह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ये सभी के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जंतुओं के पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी में ग्लाइकोलिसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल ये किसमें परिवर्तित होता है? लैक्टिक अम्ल में, एनर्जी में, एथाइल अल्कोहल में या ए और बी दोनों में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी में ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल जो होता है तो वह लैक्टिक अम्ल और एनर्जी इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल के स्टोर हो जाने से थकावट आती है? Which acid accumulation in the muscles leads to fatigue? ऑक्सैलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, जो लैक्टिक अम्ल है तो यह मांसपेशियों में जब जम जाता है तो ऐसे में हमें थकावट महसूस होती है और दर्द होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब वायवीय श्वसन की घटना कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या न्यूक्लियस में?
तो सही जवाब है ऑप्शन बी। एरोबिक रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट, यह रिएक्शन दिया है, ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य और पारुविक अम्ल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में 6O2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, फिर कितनी एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है? 4 एटीपी, 2 एटीपी या 38 एटीपी या 34 एटीपी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये 38 यानी 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। नेक्स्ट, एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी, एडेनोसिन फॉस्फेट, एडेनोसिन फॉस्फेट या एन-डेरिवेटिव फॉस्फेट या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, यदि E1 वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा है, E1 ये वायवीय श्वसन में ऊर्जा रिलीज होती है, और E2 जो है यह अवायवीय श्वसन में ऊर्जा रिलीज होती है, तो निम्न में से कौन सा एक सही कथन है? E1 बराबर E2, बी E1 बड़ा है E2 से, या फिर E1 छोटा है E2 से, या फिर E1 बराबर हाफ E2? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, E1 बड़ा है E2 से, यानी कि E1 वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह E2 से अधिक होती है। नेक्स्ट, अमीबा में श्वसन कौन सा है? व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अमीबा? अमीबा किसके थ्रू रिस्पायरेशन करता है? लंग्स के द्वारा, गिल के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, जो अमीबा होता है तो इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है और यह अपनी आकृति बदलता रहता है, यानी इसकी जो साइज होता है वह अनियमित होता है, और यह जो श्वसन करता है, रिस्पायरेशन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यह रिस्पायरेशन करता है। नेक्स्ट, समान श्वसन क्रिया के दौरान अंतःश्वासित या निश्वासित वायु के आयतन को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज कॉल्ड। ये ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन या निश्वसन सुरक्षित आयतन या अवशिष्ट आयतन? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्वसन क्षमता इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी IC इज इक्वल, यानी अंतःश्वसन क्षमता किसके बराबर होती है? ए ऑप्शन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन, बी ऑप्शन, ज्वारीय आयतन प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन, सी ऑप्शन, ज्वारीय आयतन प्लस अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज्वारीय आयतन प्लस अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वसन क्षमता एक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ये किसके बराबर होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, जो निश्वसन क्षमता है वह ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमें निश्वसन क्षमता के बराबर होती है। नेक्स्ट, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष बच जाता है उसे अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्वसन का एक विकार यानी बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस या काली खांसी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल। यानी देखिए, अस्थमा है, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, पर्टूसिस, ये सारी जो है ये श्वसन संबंधी है बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? निमोनिया, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस? तो देखिए, निमोनिया और जो ट्यूबरकुलोसिस है यानी ऑप्शन डी, ए और सी, ये निमोनिया और तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस ये फेफड़े लंग से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्वसनी और श्वसनिकाओं के में सूजन के कारण श्वास के समय घरघराहट की आवाज आती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये कौन सी बीमारी है, किस में? देखिए, जो श्वसनी शोथ है ब्रांकोइटिस। तो ब्रांकोइटिस में जब ये श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है तो उसके कारण घरघराहट की आवाज आती है और सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुने। एम्फाइसीमा धूम्रपान से रिलेटेड है, सही है। दमा श्वसन के समय घबराहट से संबंधित है, ये भी सही है। ब्रोंकाइटिस में श्वसनी के सूजन आ जाने के और जलन होता है, ये भी सही है। इन्फ्लुएंजा में आंख का विकार, ये गलत है। इन्फ्लुएंजा आंख के विकार से संबंधित नहीं, यह भी श्वसन से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, एक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं? A hemoglobin molecule can carry maximum molecule of oxygen। तो ये 4 अणु, यानी एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्रकार की मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाली खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। वसा का भागफल, स्टार्च भागफल, ऊर्जा का भागफल या श्वसन भागफल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। रिस्पायरेटरी क्वाइटेंट यानी श्वसन भागफल एक प्रकार की मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, श्वसन भागफल किसका अनुपात है? ए उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त ऑक्सीजन का, उत्पन्न ऑक्सीजन और उपयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का, सी उत्पन्न जल और उपयुक्त ऑक्सीजन का, डी उत्पन्न जल और उपयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल कितना है? 1 के बराबर, 1 से अधिक या 1 से कम या अनंत के बराबर? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल लगभग 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन के अंतर्गत श्वसन भागफल का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है या फिर अनंत के बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यह अनंत के बराबर होता है। नेक्स्ट, श्वसन कैसी क्रिया है? रिस्पायरेशन इज प्रोसेस कैसी है? तो यह एक कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है। श्वसन एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस होती है।